हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक नया चैप्टर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर और उसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस। जी हाँ, हम यहां पर लास्ट 15 इयर्स के सारे पीवाईक्यू कर चुके होंगे इस लेक्चर के अंदर। और यहां पर इस लेक्चर को करने के बाद आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा, जहां तक मैं सोचता हूं। ये चैप्टर वैसे भी काफी छोटा हो चुका है, इससे अब क्वेश्चंस भी थोड़े कम आने लगे हैं, लेकिन इसमें मटेरियल भी बहुत ही कम है। अगर इतना छोटा चैप्टर में आपको टोटल आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी मिलते हैं तो भी आप बहुत ज्यादा बेनिफिट में रहते हो, क्योंकि इससे जो पहले वाले जितने भी हमने चैप्टर्स किए हैं, 4 चैप्टर जो है इसके पहले वाले, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वहां पर वो सारे चैप्टर इस चैप्टर के कंपैरिजन में 3 टाइम्स बड़े हैं, 3 से 4 टाइम्स बड़े हैं। और वहां पे आपको मार्क्स मिलेंगे 5 मार्क्स और 6 मार्क्स एवरेज के आसपास मिलेंगे। और यहां पे अगर आपको इस चैप्टर को 3 मार्क्स का भी अगर आपको एक क्वेश्चन मिलता है तो भी आप बहुत ज्यादा एडवांटेज में रहते हो। और ये एक स्कोरिंग चैप्टर्स में से आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि छोटा चैप्टर है, इजी से क्वेश्चंस है, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यहां पर इसके क्वेश्चंस तो आपको किसी भी कंडीशन में गलत होने ही नहीं चाहिए। तो लास्ट 15 इयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे हम डिस्कशन करेंगे। और एक दो चीजें मैं इसके बारे में आपको और बता दूंगा, जैसी अगर जरूरत पड़ी उसके बारे में तो। ठीक है ना? तो हम यहां पर स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। और यहां से आपको बिल्कुल बिल्कुल भी निराश होकर नहीं जाओगे आप। इस लेक्चर के बाद आपको इस चैप्टर के सारे डाउट, सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। और आपको जो इसकी पीपीटी है वो मिल जाएगी ऑन टेलीग्राम चैनल, वहां पे आप इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हो। और जितने भी चैप्टर है सबके नोट्स भी मैं आपको दे रहा हूं, वहां पे नोट्स भी सारे चैप्टर्स के हैं, वहां पे पीपीटी भी सारे चैप्टर्स की है। और वहां पर जो एक्सप्लेनेशन है वो वहां पे नहीं है, यहां पर है इसके साथ है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और आपको देखो बहुत ही आसान और बहुत ही सही, आसान नहीं, बहुत आसान एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। और बहुत ही मुश्किल हो क्वेश्चंस हो चाहे आसान क्वेश्चंस हो, आपका कितना टाइम सेव हो रहा है इसमें वो आप खुद देख सकते हो। आपके किसी भी टाइप का कोई कॉन्सेप्चुअल कोई चीजें देखनी है, आप वन शॉट वीडियो में देख सकते हो, जो लॉन्ग फॉर्म वीडियो है वहां पर देख सकते हो। और अगर आपको कोई क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो इस सीरीज के अंदर देख सकते हो, यहां पे आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो ये दिखाई दे रहा होगा। हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है ये। तो यहां पर देखो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो है, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन करना तो आसान ही होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये तो क्लोज लूप फॉर्म करती है, गलत। मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट ए साउथ पोल, ना ये भी गलत। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर टू द साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड इनसाइड दे ट्रेवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो क्लोज लूप बना लेती है वो, तो ये भी नहीं होगा। द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ये सही है कि कोई भी आपके पास जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट प्लॉट करते हो, दिस टेंजेंट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। और यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है तो वो भी टेंजेंट के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है। देखो यहां पर इस तरीके से समझो आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जितनी प्रॉपर्टी, जो सारी प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की है, लेकिन यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप बनाती है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन वाली बनाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाली नहीं बनाती है, यही डिफरेंस है केवल। एक डिफरेंस यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, उनको आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स बोल सकते हो। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन में आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स नहीं बोल सकते। मैग्नेटिक फील्ड में आपको सिर्फ इतना ही बोलना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
अब यहां पर आपको ये पता चलेगा कि कुछ टीचर्स ने भी आपको बताया होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स, हो सकता है आपने किसी बुक्स में रीड किया होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो अगर कहीं पे सुना है, कहीं पे लिखा है, तो वो गलत लिखा हो बेटा। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि जब आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, और अगर नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो दिस इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग द फोर्स होता है ना, तो वो लाइन ऑफ फोर्स हो जाता है। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, अगर आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें कोई चार्ज पार्टिकल अगर इसके पैरेलल मूव कर रहा है तो फोर्स लगेगा ही नहीं, लेकिन परपेंडिकुलर अगर मूव कर रहा है तो ये फोर्स इसके अलोंग नहीं होगा, वो या तो इसके इस डायरेक्शन में काम करने वाला जो फोर्स है या तो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा। कहने का मतलब है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, तो दैट विल बी नॉट एज ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स नहीं है, वो केवल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है ना, इस चीज को हमेशा याद रखना। मैं अपने लेक्चर में बार बार कहता हूं, इसलिए कहता हूं कि ये चीज है ना, ये समझनी आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट है, अ बार मैग्नेट हैज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m, its initial position is parallel to direction of uniform magnetic field. In this position the magnitude of torque and force acting on it respectively are। टॉर्क और फोर्स की वैल्यू पूछी है। तो देखो एक बात बताऊं, फोर्स जो होता है ना नेट फोर्स तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने वाले किसी भी डायपोल का क्या होता है, जीरो होता है। ये यहां पे आपने नॉर्थ पोल रख दिया, यहां पे साउथ पोल लगा दिया, डायपोल ऐसे रख दिया ना, जितना फोर्स इधर लगेगा सेम उतना ही फोर्स उधर लगेगा, तो नेट फोर्स तो हमेशा जीरो हो गया। तो सेकंड वाला पार्ट तो जीरो है, तो सेकंड वाला पार्ट तो इसमें भी जीरो है और इसमें भी जीरो है। ठीक है, अब बात आ रही है टॉर्क की। तो टॉर्क का क्या कॉन्सेप्ट है, इनिशियल पोजीशन पैरेलल टू द फील्ड। पैरेलल टू द फील्ड है ना, इसका मतलब हो गया एम बी साइन थीटा आता है टॉर्क की वैल्यू। तो थीटा इक्वल्स टू जीरो हो गया, तो साइन जीरो इक्वल्स टू कितना हो जाता है, जीरो। तो हैंस टॉर्क इज इक्वल्स टू ऑल्सो जीरो। अगर पैरेलल है तो टॉर्क जीरो हो गया, अगर परपेंडिकुलर होता तो टॉर्क मैक्सिमम होता। और एक रैंडम पोजीशन में जब होता है, जनरल कंडीशन में जब होता है, तो टॉर्क क्या होता है, एम क्रॉस बी। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे एक जनरल केस के लिए तो एम बी साइन थीटा। डॉट तो कहीं नहीं होता, डॉट होता है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। ठीक है, वो भी नेगेटिव का। तो यहां पर ये आंसर सही है कि थीटा पैरेलल होने पर थीटा इक्वल्स टू जीरो और इसकी वैल्यू होती है एम बी साइन थीटा। तो यहां से हो गया। एसर्शन रीजन है, इससे क्वेश्चन थोड़े कम आए हुए हैं पिछले सालों में, क्योंकि पहले इसमें बहुत सारे टॉपिक्स जब होते थे ना, तब इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते थे, लेकिन तब भी इसका मार्क्स कम ही होते थे। ये इजी चैप्टर रहा है हमेशा से, और अब तो ये बहुत ही ज्यादा इजी हो गया, जस्ट लाइक हलवा। तो खाओ हलवा और ज्यादा। तो यहां पर द पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। ये आपके पास बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आप इनको ब्रेक भी कर दोगे यहां से, तो ये ऐसे बन जाएंगे, ये नॉर्थ साउथ, फिर ये नॉर्थ ये साउथ, ऐसे बन जाएंगे। लेकिन इनको अलग नहीं कर सकते कि नॉर्थ को अलग कर दिया, जैसे होता है ना पॉजिटिव चार्ज केवल अलग कर दिया, नेगेटिव चार्ज केवल अलग कर दिया, वैसे नहीं, ये नहीं हो सकता वैसे। ठीक है ना, ध्यान रखना। चलो ये तो सही है, पोल्स और बार कैन नॉट बी सेपरेटेड, बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एसर्शन सही, रीजन सही, और रीजन इज एक्सप्लेनिंग द एसर्शन, तो ए आ जाएगा यहां पे, क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। और क्यों नहीं करता ये भी, कि इसके अंदर अगर आप 5b देखोगे, फॉर अ क्लोज लूप विल बी जीरो, फॉर क्लोज सरफेस
नेट फ्लक्स हमेशा जीरो होता है, जितना एंटर करेगा उतना ही बाहर निकलेगा, जितना बाहर निकलेगा उतना ही एंटर करेगा। तो यहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाओगे ना, वो ऐसे बनेगी पूरी, यहां से बाहर निकलेगी, पूरी ट्रेवल करेगी और यहां पे वापस नीचे इसके अंदर साउथ से नॉर्थ चली जाएगी। जब आपने इसको ब्रेक कर दिया तो ये फिर से एक नॉर्थ एक साउथ जनरेट हो गया। नेक्स्ट है द पोल्स ऑफ बार मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय ब्रेकिंग इनटू टू पीस। अभी देखो मैंने क्या बताया, इसको जब आप ब्रेक कर दोगे ना दो पीस में तो भी सेपरेट नहीं हो पाए, तो भी सेपरेट नहीं हो पाए, है ना। ये नॉर्थ था, ये साउथ, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। तो ये बात तो सही कह रहा है, बात तो मानने लायक है इसकी। और रीजन द मैग्नेटिक मोमेंट विल बी रिड्यूस्ड टू हाफ व्हेन मैग्नेटिक ब्रेक इनटू टू इक्वल पीस। कह रहा है जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो हाफ हो जाता है इनिशियल का। तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है m इंटू एल। m क्या है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है, और आपने इसको l से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये l क्या है, ये इसकी लेंथ है, यहां से ये इसकी लेंथ हो गई, तो m इंटू एल इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो गया। अब आपने क्या कि इसको पीस वाइज ऐसे आधा काट दिया, ऐसे हाफ काटने पर इसका जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ उतनी ही है, लेकिन डिस्टेंस है ना वो l/2 हो गई कि नहीं हो गई। अब इसका डायपोल मोमेंट अगर आप देखोगे m डैश, तो दैट विल बी m इंटू l/2, तो m इंटू एल अपॉन 2, तो ये m अपॉन 2 हो गया। तो ये रीजन भी सही है, करेक्ट है ना। अब इसको काटने का एक और तरीका है, एक और तरीका ऐसे है कि आपने इसको इस तरीके से लेटरल काट दिया, स्लाइस कर दिया इसका, है ना। जैसे मैंगो काटते हो आप, आम काटते हो, उस तरीके से आपने इसको स्लाइस करके काट दिया, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब क्या हुआ, इसकी ये जो पोल स्ट्रेंथ है ना ये हाफ हो गई, इसकी भी हाफ हो गई, इसकी भी हाफ हो गई, लेकिन लेंथ पूरी सेम है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, m/2 इंटू एल, तो यहां पर भी ml अपॉन m/2, ये भी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इसकी भी हाफ हो जाएगी। तो रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन ये जो रीजन है ना, ये इसको पहले वाले का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो यहां पर बी आंसर सही आएगा। ओके, दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन देते हैं तभी आंसर करेक्ट होता है। एक्सप्लेन व्हाई डू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ये देखो ये है, इसने भी है ना ये लैंग्वेज गलत लिख दी है। वैसा नहीं कि मैं अकेला ही सही हूं पूरे संसार में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट की बात है ये। इसने भी लिखा वाई डू मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज लूप। कंटिन्यूअस क्लोज लूप क्यों होता है, तो ये देखो इसका सीधा सा कारण है, ये है कि दे आउटसाइड द बार मैग्नेट दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल and enters to the south pole, and inside the magnet they travel from south to north। तो इस तरीके से ये पूरा क्लोज लूप बना लेती है। जो मैंने आपको बोला है वही मैंने आपको लिखा है, ठीक है। वो आपको नोट्स में मिल जाएगा ये सब, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वहां से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेम ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग यूनिट टेस्ला। देखो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का भी एक क्वेश्चन आ जाता है 12th क्लास में। यूनिट्स इसलिए, जितने भी क्वांटिटी है ना सबकी यूनिट आपको पता होनी ही चाहिए बेटा, इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये हर चीज का बेसिक होती है, इसलिए। तो यहां पर जब आप देखोगे ना, तो ऐसी जो क्वांटिटी जिसकी जूल पर टेस्ला जो यूनिट होती है वो होता है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे भी बोल सकते हो, और इसका एक और नाम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये पूरा नाम है इसका। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी बोला जा सकता है और मैग्नेटिक मोमेंट भी बोला जा सकता है। इसकी एक और यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहां पर आप जब देखोगे आपके पास कोई भी एक लूप है जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रही है आई, चाहे किसी भी शेप का हो, किसी भी टाइप का हो, इसके अंदर अगर आई करंट फ्लो हो रही है तो इसका करंट इनटू एरिया, ये जो होता है ना इसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n होते हैं तो ये n i a हो जाता है। तो क्या हो गया, ये
एम्पियर मीटर स्क्वायर भी इसकी यूनिट है और जूल पर टेस्ला भी है। तो दोनों ध्यान रखना है, क्योंकि ये वाली हम ध्यान नहीं रखते हैं। मैंने जितने भी जगह बताया हुआ है ये सारी बताई हुई है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज ए स्मॉल मैग्नेटाइज नीडल। नीडल है ये, मैग्नेटिक नीडल आती है ना, वो है, ध्यान रखना। P is placed at the origin of XY plane with its magnetic moment pointing along Y axis। देखो ये इस तरीके से है, ये आपके पास XY प्लेन है और यहां पर आपके पास एक मैग्नेटिक निडल है जो यहां पर इसके ओरिजिन पे Y एक्सिस की तरफ डायरेक्शन करके रखी हुई है। अब मैग्नेटिक निडल क्या होती है? स्मॉल मैग्नेटिक डायपोल ही होता है, यानी कि छोटा बार मैग्नेट ही होता है। ओके, समझ में आ गया। और यहां पर एक इसका नॉर्थ पोल ऊपर वाला हो जाएगा और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा? इसका साउथ पोल हो जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो और एक्सप्लेन करूंगा। विद मैग्नेटिक मोमेंट पॉइंटिंग अलोंग वाई एक्सिस, मैग्नेटिक मोमेंट वाई एक्सिस के अलोंग है, ये कह रहा है अपने को, है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कैसी होती है? साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो। तो नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ, साउथ नीचे की तरफ, ठीक है। अनदर आइडेंटिकल मैग्नेटाइज नीडल इज प्लेस्ड इन टू डिफरेंट पोजिशन वन बाई वन। पहला जो केस है वो ये कह रहा है, फर्स्ट केस में एट A0, पहला ए एक्स को डिनोट करता है, तो ये क्या है? पहले तो यहां पे रखी हुई है, फर्स्ट कंडीशन ये है इसकी, ठीक है ना। ये फर्स्ट कंडीशन है यहां पर, उसको हटा देता हूं, इसी की बात करते हैं यहां पे। ये आपके पास फर्स्ट ओरिएंटेशन है इस जगह पे, विद इट्स मोमेंटम पॉइंटिंग अलोंग एक्स एक्सिस। अच्छा, ये जो मोमेंटम है ना इसकी, जो इसका डायपोल मोमेंट है, वो कैसे है? ऐसे नहीं है जैसा मैंने बनाया है, वो इस तरीके से है, विद इट्स मैग्नेटिक मोमेंट पॉइंटिंग अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ इसका मैग्नेटिक मोमेंटम है इस डायरेक्शन में। इधर ये नॉर्थ है, इधर ये साउथ है। ये आपका फर्स्ट केस बना हुआ है यहां पे, ठीक है। तो और दूसरा जो केस वो है एट 0A, विच विद इट्स मोमेंटम मैग्नेटिक मोमेंटम पॉइंटिंग अलोंग वाई एक्सिस। तो यहां पे भी रखी हुई है, यहां पे भी रखी हुई है। इसका 0A कोऑर्डिनेट है, इसका A0 कोऑर्डिनेट है। ये एक्सेस की तरफ अलोंग है और ये वाई एक्सिस की तरफ इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है ये? फर्स्ट क्वेश्चन है, विच केस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ P एंड Q इज मिनिमम। दोनों में से जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो कौन से केस में मिनिमम होती है? और पोटेंशियल एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, U इज इक्वल्स टू -mb cos थीटा होता है, -mb cos थीटा। अब यहां पर अगर थीटा इक्वल्स टू 0 हो, अगर थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाए, थीटा का मतलब एंगल बिटवीन M एंड B, थीटा बिटवीन M एंड B, ये वाला एंगल जब 0 होगा तब हमारे पास cos 0 की वैल्यू 1 होगी और U इज इक्वल्स टू -mb होगा। अगर cos थीटा की वैल्यू 180 अगर हो जाएगी, थीटा की वैल्यू अगर 180 हो जाएगी ना, ये अलग बता रहा हूं, एक्स्ट्रा बता रहा हूं ये, तो यहां पर cos 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। तो u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? mb। माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये mb प्लस का हो जाएगा। तो ये मिनिमम ये हुआ कि वो हुआ? वो मिनिमम हुआ, है ना। ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम है, क्योंकि दोनों ही केस में टॉर्क 0 होने वाला है। लेकिन वो जो कंडीशन है ना, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। और ये क्या कंडीशन है? व्हेन M एंड B आर पैरेलल टू ईच अदर, M एंड B आर पैरेलल,
एम एंड बी पैरेलल है तो वो इस वाले केस में, सेकंड वाला जो केस है ना, यहां पर क्या है, इन केस 2, ये वाला जो 2 केस है, सेकंड वाला केस है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। किसमें? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ये अगर चाहे यहां रख दो, चाहे इसको यहां पर ऐसे रख दो, ये दोनों ही केस क्या होंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम होंगे। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? इन विच केस इज P and Q P and Q आर नॉट इन इक्विलिब्रियम? कौन से में इक्विलिब्रियम में नहीं है? नहीं होने का मतलब क्या है? जब ये वाले में क्या है, थीटा इक्वल्स टू 90 है, तो नॉट इन इक्विलिब्रियम। ये क्या है? थीटा इक्वल्स टू, जहां पे 90 डिग्री है ना, जहां पे टॉर्क की जो वैल्यू है वो एम बी साइन थीटा है, और यहां पर ये हो जाएगा एम इंटू बी। तो ये वाला केस है जहां पर इक्विलिब्रियम में नहीं है, नॉन इक्विलिब्रियम का केस है। इसमें अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछोगे, यू पूछोगे, तो वो कितनी है? 0 है। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, ठीक है, लेकिन टॉर्क जो है ना वो 0 नहीं है, इसलिए ये दिस इज नॉट इक्विलिब्रियम, है ना। तो ये आपके पास है। इसमें क्या होता है, आपको मैं एक डायग्राम बना देता हूं, वो डायग्राम आपको याद रखना है। वो डायग्राम याद क्या करना है, समझोगे तो काम हो जाएगा। ये एक आपके पास मैग्नेटिक निडल है, ये डायपोल भी हो सकता है और मैग्नेट निडल भी हो सकता है, बार मैग्नेट भी हो सकता है, सब कुछ एक ही चीज है, ठीक है। एक कंडीशन मैंने आपको लिखी है, ये वाली, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, ठीक है। फिर मैं यहां पर, चलो एक बार मैं पहले ऐसे, फिर यहां पर, चलो ये ठीक हो गया। फिर यहां पर एक मैंने ऐसी कंडीशन ले रखी है 3, यहां पर मैंने ये वाली कंडीशन ले रखी है 4। अब मैं और कंडीशंस ले रहा हूं, इसकी जगह अगर मैं ऐसे बना दूं 5, इसकी जगह मैं ऐसे बना दूं 6, इसकी जगह मैं ऐसे बना दूं 7, इसकी जगह मैं फिर से ऐसे बना दूं 8, ये इतने सारे केस तो बना दिए। फिर मैं यहां पर ऐसे भी बना सकता हूं, इस जगह पर ही, यहां पर इस 8 हो गए ना, 9, और मैं यहां भी बना सकता हूं 10, यहां भी बना सकता हूं 11, 12, यहां भी बना सकता हूं 13, 14, यहां भी बना सकता हूं 15, और यहां भी बना सकता हूं 16। इतनी सारी पॉसिबल कंडीशंस होती है, और इसमें करना क्या, अगले को, एग्जाम लेने वाले को करना क्या है, सिर्फ कोई डायग्राम बनाना है और आपको देना है। अब बताओ इसमें कौन सा, अब यहां पे छांटना क्या क्या वो बता देता हूं। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में कौन कौन सी कंडीशन है, पहले तो आपको वो बतानी है। अब इक्विलिब्रियम में क्या होता है, टॉर्क जो है ना वो 0 होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी मैटर ही नहीं करती, कितनी भी हो जाए। अब टॉर्क 0 कब होगा, जब या तो थीटा इक्वल्स टू 0 हो, या फिर थीटा इक्वल्स टू 180 हो। अब थीटा इक्वल्स टू 0 का मतलब मैं बता देता हूं, कि जैसे मान लो आपके पास ये है, अब यहां पे अलग से बताने का कोई मतलब नहीं, यहीं पर इसी के अंदर बता देता हूं, है ना। यहां पे आप देखोगे तो इसके कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही प्लॉट कर दूं मैं अगर, तो आपके लिए कितना अच्छा हो जाएगा ना, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसकी ऐसे बनेगी, ऐसे, मतलब एक तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे हो गई, और यहां से भी ऐसे हो गई, और यहां से एक निकल के होगी ऐसे, मतलब इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी ऐसे, बटरफ्लाई की तरह,
एप्पल की तरह भी मान सकते हो, दिल की तरह भी मान सकते हो, जैसा आपकी इच्छा हो वैसी मान सकते हो, ठीक है। लेकिन ये 16 केस में से आपको इक्विलिब्रियम कौन कौन से हैं, चाहे थीटा 80 हो चाहे 0 हो जाएगा काम। तो 1 एंड 5, 1 5, नीचे वाले दोनों 2 6 4 7 3 8, 1 से लेकर 8 तक जितने भी है ना वो सारे इक्विलिब्रियम में है। 1 से लेकर 8 तक जितने भी है सारे इक्विलिब्रियम में, क्योंकि या तो थीटा है या वैसे है। अब मैं बता दूं नॉट इन इक्विलिब्रियम, अब मैं बता दूं नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो यहां पे आप देखोगे ये जो है ना, ये इसके साथ 90 बना रहे, 90 या 270 जो भी है 90 बना रहे, परपेंडिकुलर है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसके लिए ये दोनों परपेंडिकुलर है। ये सबसे अच्छा, सब एक पूरा काम सलट जाएगा इसमें आपका। तो 9 से लेकर 9 10 11 12 13 14 15 16, ये सारे जो 8 केस है ना, ये सारे नॉट इक्विलिब्रियम वाले केस है, क्योंकि यहां पर थीटा इक्वल्स टू क्या है, या तो एम बी है या थीटा नहीं, टॉर्क इक्वल्स टू क्या है, या तो एम बी है या माइनस इनटू एम बी है, ठीक है। क्योंकि यहां पे थीटा इक्वल्स टू कितना है, या तो 90 या 270, ये आपका थीटा का केस आ गया। यहां पे 0 और यहां पे 180, ये आपको समझ में आ गया। अब इसका एक स्टेप और आगे चलते हैं, और एक स्टेप और आगे चलने पर यहां पे क्या होगा, ये पूछ ले आपसे अगर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब टॉर्क तो होता है 0 और पोटेंशियल एनर्जी जो यू होती है ना, ये क्या होती है, मिनिमम, ये मिनिमम। तो थीटा इक्वल्स टू, ये मिनिमम का मतलब कितना, थीटा इक्वल्स टू कितना हो, 0 हो। थीटा इक्वल्स टू 0 का मतलब ये जो रेड कलर वाली लाइन है और आपको ब्लू कलर वाली लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल हो, एंटी पैरेलल नहीं, ओनली पैरेलल। तो ये देखो कब है, ये केस 1 में है, केस 1, देन ये तो एंटी पैरेलल हो गया। फिर ये केस 7, देखो ये भी नीचे है और ये भी नीचे है, केस 7 हो गया। अब ये ऊपर है और ये भी ऊपर है, ये केस 2 भी हो गया। और यहां पर अगर देखोगे तो केस 8 भी हो गया। 1 2 7 8 वाले जो केसेस है, इन सभी के अंदर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ध्यान रखना। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस क्या होता है, जब आपके पास टाउ इक्वल्स टू तो 0 ही हो, लेकिन जो एनर्जी है वो क्या हो, मैक्सिमम हो। और मैक्सिमम एनर्जी कब होगी, जब आपके पास, और कितनी, पहले तो कितनी, ये u इक्वल्स टू प्लस एम इंटू बी, ठीक है। और होगी कब, जब थीटा इक्वल्स टू 180 हो। और ये केस कौन सा, एंटी पैरेलल वाला केस है, तो ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो एक तो 5 हो गया, इधर से देखोगे तो 4 हो गया, इधर से देखोगे तो 6 हो गया, इधर से देखोगे तो 3 हो गया। तो 3 4 5 एंड 6, ये जो 4 केस है, इनके अंदर ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसकी जितनी पॉसिबिलिटीज थी वो मैंने आपको सारी बता दी है, ठीक है। अब यहां से आपके पास ये डायग्राम देकर भी पूछा जा सकता है, एंगल भी पूछा जा सकता है, आपको पोटेंशियल एनर्जी भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो 16 केस तो ये हो गई, फिर ये एंगल का केस हो गया, फिर इनकी पोटेंशियल एनर्जी का केस हो गया, फिर आपके पास इसके टॉर्क का केस हो गया, ठीक है ना। और फिर और बचा क्या है, इक्विलिब्रियम और नॉट इक्विलिब्रियम का केस भी हो गया।
तो मल्टीपल पॉसिबिलिटी हो गई, इसके अलावा इस चैप्टर में से और कुछ भी नहीं, इस टॉपिक में से और कुछ नहीं आ सकता। अब डेरिवेशन सारे खत्म हो गए, इसलिए बता रहा हूं। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझ लोगे काम हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास बार मैग्नेट ऑफ डायपोल, मोमेंट 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर, रेस्ट विद इट्स सेंटर ऑन fractionless pivot. A force F is applied at a right angle to the axis of magnet 10 centimeter from the pivot. It is observed that an external magnetic field of 0.25 Tesla is required to hold the magnet in equilibrium at angle of 30 degree with the field. इसका मतलब क्या है? देखो ये कह रहा है सबसे पहले आपके पास कि आपके पास बार मैग्नेट है, ठीक है, और इस बार मैग्नेट को आपने यहां पर एक पिवोट से फिक्स किया हुआ है, फिक्स मतलब पिवोट किया हुआ है। अब ये फ्री घूमने के लिए फ्री रोटेट है, ओके, और यहां पर आपने इस इसके सेंटर से, मिड पॉइंट से यहां पर एक फोर्स लगाया हुआ है F, एक फोर्स लगाया हुआ है, और ये जो फोर्स है ना ये इससे परपेंडिकुलर ही है, ये मान लो ये फोर्स लगाया हुआ है F। अब ये क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि इट इज ऑब्जर्व दैट एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 टेस्ला इज रिक्वायर्ड। इस फोर्स के अगेंस्ट आपने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है? ये इसको बैलेंस करके रखा हुआ है ना, इसको बैलेंस करके, अब मतलब बैलेंस का मतलब है ये इसको घूमने नहीं दे रहा। अब ये फिक्स कर दिया, फोर्स इधर घुमाता है इसको, पिवोट के अराउंड ऐसे घुमाता, चक्री कर देता है इसको, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ने इसको फिक्स कर दिया। अब नहीं घूम सकता भाई, मैं नहीं घूमने दूंगा, ठीक है, फिक्स कर दिया। आगे क्या है? इट इज T इज रिक्वायर्ड टू मैग्नेटिक इक्विलिब्रियम एट एन एंगल 30 डिग्री। कितने एंगल पे? 30 डिग्री पे फिक्स किया हुआ है, ठीक है। विद फील्ड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ F, हाउ विल द इक्विलिब्रियम बी अफेक्टेड इफ F इज विड्रॉन। अगर आप F हटा दोगे तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपको बताना है। इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना ही इंपॉर्टेंट है, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ना और समझना इंपॉर्टेंट है, और वो हमने कर लिया है कि आपके पास एक बार मैग्नेट है जिसके इसके पिवोटिंग पॉइंट से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, ये जो डिस्टेंस है ना, ये 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर फोर्स F लगा रखा है, इसके कारण रोटेट कर सकता है, लेकिन एक ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड लगाकर हम इसे 30 डिग्री पर बैलेंस कर देते हैं। 30 डिग्री के बाद फिर रोटेट नहीं कर रहा। इसका मतलब वहां पे इसका टॉर्क जो है ना 30 डिग्री पर, वो क्या है? वो इस फोर्स के कारण लगने वाले टॉर्क के बराबर है, तभी तो वो इक्विलिब्रियम पैदा करेगा। तो फोर्स टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? टॉ इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा, और थीटा इक्वल्स टू आपको पता है 30 है, साइन 30, तो ये एम बी इंटू 1/2 ये टॉर्क। अब है टॉर्क ड्यू टू फोर्स, तो ये टॉर्क कितना होता है? F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस D, और D कितना है? F इंटू 0.1, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये आ गया। और इन इक्विलिब्रियम टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड वाला इक्वल्स टू टॉर्क फोर्स वाला, तो मैग्नेटिक फील्ड वाला कितना है? एम बी बाई 2 इक्वल्स टू एफ इंटू 0.1, तो एफ इज इक्वल्स टू आ जाएगा एम इंटू बी अपॉन 2, और ये भी नीचे आ जाएगा 0.1। एम की वैल्यू यहां पे गिवन है 3, बी की वैल्यू यहां पे गिवन है 0.25, और ये आ जाएगा अपॉन 2 और 0.1, तो ये हो जाएगा यहां पे। इसको आप
कि आपको कैंसिल आउट करना और कुछ भी नहीं करना, तो ये 1.5 इंटू 2.5, 25 को 15 से मल्टीप्लाई करना आपको केवल, तो क्या करना है 4.25, 4.25। अब जो भी कैलकुलेशन आएगी वो देख लेना आप, इसका कैलकुलेशन इतनी ही है, ठीक है, तो इसको आप अब संभाल लेना। नेक्स्ट है a steady current of 2 ampere flow through a circular coil having 5 turns of radius 7 centimeter. The coil lie in xy plane with its center at the origin. Find the magnitude and direction of magnetic dipole moment of the coil. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, देखो ये ऐसे है, ये आपके पास यहां पर एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन, और यहां पे क्या हुआ, आपके पास एक कोयल है जिसके थ्रू करंट पास हो रही है, ऐसे ये है। अब करंट की क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं दे रखी, तो मैं कोई एक डायरेक्शन कंसिडर कर लेता हूं। ये एक्स वाई प्लेन का काम हो गया, ओरिजिन के ऊपर है। अब इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होता है, दैट एम इज इक्वल्स टू आई इंटू ए, और आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो ये एन आई ए हो जाएगा। एन कितना है 5 टर्न्स, आई कितना है 2 एम्पियर, करंट एरिया कितना पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना 0.7, 0.7 इन 0.07 आएगा, क्योंकि इसको कन्वर्ट करोगे ना मीटर में तो 0.7 इंटू 0.07 ये आपके पास आ गया। तो यहां पे आप इसको जब और सोल्व करोगे तो आप पाई की टर्म्स में भी कैलकुलेट करके छोड़ सकते हो, अगर चाहो तो पूरा भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये सब तो देखो हो जाएगा 10 इंटू ये 7 इंटू 7 इंटू 10⁻⁻⁴, पाई को 22/7 कर दो, एक 7 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 22 का 7 टाइम्स आप अगर इसकी टेबल अगर आपको याद हो तो आप बोल सकते हो, और मुझे देखता हूं याद है कि नहीं है। इसको आप 154 इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये 10 है ना, तो ये 10 भी यहां पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15.40 इंटू 10⁻⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो भी हो, ये तरीका यही है। अब मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर इसका डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो हमेशा कोयल के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अब कोयल के प्लेन के परपेंडिकुलर है तो आपको इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन एक्स वाई। अब एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होने का मतलब अलोंग जेड और माइनस जेड एक्सिस, या तो जेड एक्सिस की तरफ बाहर होगा या अंदर की तरफ होगा। इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो ये इनसाइड है, अगर क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी तो वो आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है ना, इतना आपको बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से ऑप्शनल क्वेश्चन आगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आगे। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर ए डायमैग्नेटिक मटेरियल इज, डायमैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी सबको पता है, स्मॉल एंड नेगेटिव होती है, कोई इसमें ज्यादा हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं है। ये आपको जो ससेप्टिबिलिटी है ना वो सबके बारे में पता होनी चाहिए। डायमैग्नेटिक स्मॉल नेगेटिव, पैरामैग्नेटिक स्मॉल पॉजिटिव, और फेरोमैग्नेटिक की लार्ज एंड पॉजिटिव। नियरली हंड्रेड्स में होती है, 500 से ऊपर हो जाती है, कितने भी वो लार्ज हो जाती है, थाउजेंड्स तक होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स परमेबिलिटी लेस देन दैट ऑफ फ्री स्पेस। देखो फ्री स्पेस से कम जो परमेबिलिटी होती है ना वो किसकी होती है, वो होती है आपके लिए यहां पर डायमैग्नेटिक की होती है। अब डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं उसकी इससे ज्यादा होगी, तो अब डायमैग्नेटिक कॉपर क्लोराइड भी है और यहां पर कॉपर भी है, तो इस केस में ये कॉपर दे रखा है, कॉपर क्लोराइड दे रखा है, जहां पे भी इसके आंसर देखे हैं। वैसे ये दोनों ही है जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है और इनकी परमिएबिलिटी इज लेस देन दैट ऑफ फ्री स्पेस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर सब्सटेंस आर एज शॉन इन द फिगर सब्सटेंस इज। तो ये कौन सा सब्सटेंस की रिपेल कर रहा है ना, रिपेल कौन करता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस करता है। तो डायमैग्नेटिक कौन है, कॉपर है। सोडियम एंड एल्यूमिनियम ये क्या होते हैं, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। आयरन फेरोमैग्नेटिक होता है। ये एग्जांपल आपको पता होना चाहिए ना, ये एग्जांपल बिस्मिथ भी डायमैग्नेटिक होता है। सोडियम एल्यूमिनियम और आयरन निकल जिंक, आयरन नॉट जिंक सॉरी, आयरन निकल एंड कोबाल्ट ये तीनों फेरोमैग्नेटिक होते हैं, ध्यान रखना इस बात का। स्टील भी फेरोमैग्नेटिक होता है। इफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, अब ये देखो मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इंक्रीज इट्स परमिएबिलिटी। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है मुझे भी। इसमें मुझे मतलब मेरे को डाउटफुल नहीं है, लेकिन मैंने इसके जहां पर भी आंसर देखे मैं आपको वो आंसर बता देता हूं। मेरा आंसर अभी तक कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं इसको एनालाइज कर रहा था अभी तक, तो कोई भी आंसर निकल के आया नहीं है। फिर भी इसका जो मटेरियल इंक्रीज इट्स परमिएबिलिटी, तो देखो यहां पर क्या है, ये H की बात कर रहा है कि हमारे पास अगर कोई सोलेनॉइड है, इसके अंदर हम किसी मैग्नेट बनाने के लिए, मैग्नेटाइज करने के लिए रखा है, तो यहां पे करंट I फ्लो करेंगे। तो I इंटू एन इक्वल्स टू होता है H, जिसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है ना, कि इसको मैग्नेटाइज करने के लिए हमने कितना जोर लगाया है, कितना फोर्स लगाया है, वो है ये। इसके अंदर पैदा कितना हुआ है, वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है, कि आपने लगा तो दिया, अब हुआ कितना उसके अंदर वो बताओ, वो अलग चीज होती है। तो इसका यह है कि इसकी वैल्यू होती है म्यू परमिएबिलिटी इज इक्वल्स टू बी अपॉन एच, कि इसके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन कितना आया है वो डिवाइडेड बाई ये। तो यहां पर इस एच को इससे नहीं होता, फॉर्मूले से यहां पे कोई भी इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि दिस परमिएबिलिटी, इसका कोई इंपैक्ट नहीं है यहां पे। इसमें यह है परमिएबिलिटी is the property of substance not the formula। ये बात ध्यान रखना, सब जगह इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ये एक्सप्लेनेशन इससे नहीं आ रही है, ये आपको बता दूं मैं पहले ही। क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि इनिशियली अगर हम देखें इसका जो ग्राफ है ना, हिस्टेरेसिस कर्व ऐसा आता है जो आपको नहीं पढ़ाया गया होगा अगर आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि सिलेबस में नहीं है। ये पहले था, लेकिन मैंने बता रखा है यहां पर अपने इस चैनल पे। इसका ग्राफ ऐसे आता है इस तरीके से, ये H है और ये B है। तो देखो यहां पर जैसे हम इस H को इंक्रीज करते हैं, इसके साथ साथ यहां पर तो इंक्रीज होता है B। तो इनिशियली जब होता है ना, तब तो H इंक्रीज होने से ज्यादा B इंक्रीज हो गया, तो परमिएबिलिटी तो इंक्रीज हुई है बल्कि। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में जाने के बाद एक टाइम के बाद क्या हुआ कि ये सैचुरेट हो गया, बी सैचुरेट हो गया, लेकिन H इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो जो आपके पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, उसमें जो डोमेन्स जो होते हैं, वो डोमेन सारे जो ऐसे इधर उधर जो भटक रहे थे, वो सारे डोमेन्स क्या है, अब एक ही अलाइनमेंट में आने की कोशिश करने लग गए। अब सारे जब एक साथ अनाइल हो जाएंगे, उसके बाद और ज्यादा मैग्नेटाइज करना पॉसिबल नहीं होता। बस ठीक है, सारे देखो, अब अगर अपन बात करें, हम क्लास में टीचर बोलता है ना बच्चों को, बेटा सीधे बैठो, बेटा सीधे बैठो, सीधे। अब जब 40 बच्चों में से 40 के 40 बच्चे अगर सीधे बैठ चुके हैं, उसके बाद जब कितना भी बोल दिया जाए कि सीधे बैठो, क्या सीधे बैठेगा कोई? वो ऑलरेडी सीधे हैं सारे। ऐसा तो है नहीं कि 40 की क्लास में 60 बच्चे सीधे बैठने लगेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। वो ये वाली कहानी है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है इसमें। ये जो बी है ना, ये इस पे डिपेंड कर रहा है एक्चुअल में। बी इज डिपेंडिंग अपॉन दिस, नॉट दिस म्यू इज डिपेंडिंग अपॉन एच। ये नहीं है ऐसा, ध्यान रखना इस बात का। सेम करंट की तरह आपको पता है I इक्वल्स टू NaEVd है ना। अगर मैं यहां पर Vd की बात करूं तो I अपॉन NaE, ये अगर देखें, ठीक है। अब Vd इस एरिया भी डिपेंड करती हुई नजर आ रही है, लेकिन करती नहीं है एक्चुअल में। करंट, हाँ करंट, सॉरी, करंट अगर देखें तो इस एरिया भी
तो ये चीज है। तो यहां पर हम इसको इतना ही रखते हैं कि ये क्या आगे जाके सेचुरेट हो जाता है, फिर और इंक्रीज नहीं होता। तो सेचुरेट होने के कारण हम ये मान लेते हैं कि ये क्या होती है, डिक्रीज होती है फिर वहां पर, और फिर इंक्रीज नहीं होती, क्योंकि फिर रेशियो है ना, एच को तो इंक्रीज करते गए, फिर रेशियो आपका इंक्रीज नहीं हो रहा। तो इस सेचुरेशन के कारण ये यहां पर डिक्रीज हो रहा है। बाकी सब जगह इसको इस फॉर्मूले के कारण बता रहे, जो मैं नहीं मानता इसको। ठीक है, आगे देखो। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस एग्जिबिट मैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस एग्जिबिट मैग्नेटिज्म। क्या डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस मैग्नेटिज्म बिहेवियर को एग्जिबिट करते हैं? यस, करते हैं। मैग्नेटिज्म का जरूरी नहीं कि वो अट्रैक्टिव रिपेल हो तो भी मैग्नेटिज्म तो है। बिल्कुल सही बात है। न्यूट्रल कोई सब्सटेंस होता है जो डायमैग्नेटिक पैरा फेरो कुछ भी, जैसे लकड़ी है, लकड़ी कुछ नहीं होती तो वो मैग्नेटिज्म नहीं शो करती, लेकिन ये करते हैं। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सभी करते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल डू नॉट हैव परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये बात भी यहां पर सही है, डू नॉट हैव परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल, ये बात भी इसकी बिल्कुल सही है। क्योंकि यहां पर जो आपके पास डायमैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी आती है वो इसके एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे जाने पर आती है, कि हमारे पास यहां पर जितने भी रिवॉल्यूशन के जो इलेक्ट्रॉन्स है, उन सभी के ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन्स अगर वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो सारे पेयर्स एक दूसरे का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। और कैंसिल आउट करने पर उसका पूरा परमानेंट मैग्नेटिज्म उसके अंदर है ही नहीं, परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं। ठीक है, और मेटल डू नॉट हैव, और इसी कारण उसमें डायमैग्नेटिज्म होता है। तो ये दोनों बिल्कुल, ए इज करेक्ट एंड बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये सही है। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई फॉर ए गिवन मटेरियल इज -0.5, -0.5 है क्या, काई। काई मतलब इसका ससेप्टिबिलिटी। तो इसके बारे में क्या कहना आगे, आइडेंटिफाई द मैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है ना, हो जाएगा इसमें, क्योंकि डायमैग्नेटिक की स्मॉल नेगेटिव होती है परमेबिलिटी। इन व्हाट, देखो इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, चाहे डायमैग्नेटिक हो, चाहे फेरो हो, चाहे पैरा हो, इसकी जो टेबल है ना वो याद कर लो, अपने आप काम हो जाएगा। डाया, पैरा और फेरो। सबसे पहले ससेप्टिबिलिटी, sky is greater than -1 एंड लेस देन 0, और इसके लिए 0 से बड़ी लेकिन लेस देन स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ई इज ए स्मॉल पॉजिटिव नंबर। और यहां पे अगर आप देखोगे तो यही जो ई है वो एक लार्ज नंबर हो जाएगा, लार्ज नंबर हो जाएगा, ये याद कर लो इससे। फिर अगर हम बात करें परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, परमेबिलिटी का मतलब, रिलेटिव परमेबिलिटी मतलब म्यू आर। अब म्यू आर क्या होता है, काई प्लस 1 होता है। जब इसमें आप 1 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा म्यू आर इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, ये हो जाएगा। ठीक है ना, और यहां पे जब ऐड कर दोगे तो दिस म्यू आर इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन दिस न्यू प्लस 1, इसके बीच में होगा क्योंकि 1 प्लस करने पर काम आ जाएगा। और दिस म्यू आर इसके लिए ग्रेटर देन ई प्लस 1, क्योंकि ई प्लस 1 जो भी है वो उसका 1 प्लस हो जाएगा। फिर आपके पास परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, इसकी जो परमिएबिलिटी है दैट इज लेस देन परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, और इसकी जो परमिएबिलिटी है ग्रेटर देन वैक्यूम बट स्लाइटली ग्रेटर देन वैक्यूम, और इसकी परमिएबिलिटी वेरी वेरी ग्रेटर देन परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। एग्जाम्पल,
इसमें एग्जाम्पल आपके हो गई कॉपर एंड बिस्मिथ। Cu होता है कॉपर, Cu होता है। और इसके अंदर जो एग्जाम्पल हो गई पैरामैग्नेटिक के लिए एल्यूमिनियम एंड सोडियम, और इसके अंदर एग्जाम्पल हो गई निकिल, कोबाल्ट, आयरन। यहां पे एग्जाम्पल एक एक दो दो और याद कर लेना। और जो पानी है वो भी शायद डायमैग्नेटिक में ही आएगा, H2O। ऑक्सीजन भी इसी के अंदर आएगा, तो देख लेना जो भी है। नाइट्रोजन पैरामैग्नेटिक के लिए अंदर आता है, तो ये सब देख के जाना, ठीक है ना। दूसरा, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल इज 0.5। रिलेटिव परमेबिलिटी की बात कर रहा है, ध्यान रखना। ये काई की बात नहीं कर रहा है। ये रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल्स टू 0.5 विच इज लेस देन 1। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, कौन सा है? डाया है, ये है ना, डाया मैग्नेटिक। डाया मैग्नेटिक है। आगे बढ़ते हैं। द ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल इज 1.9 इंटू 10⁻⁻5। क्या है ये ससेप्टिबिलिटी है। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये पॉजिटिव है। नेम द टाइप ऑफ मटेरियल, ये कौन सा हो गया? पैरामैग्नेटिक हो गया। पैरामैग्नेटिक हो गया, ठीक है ना, पॉजिटिव है इसलिए पैरामैग्नेटिक है। ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज -4.2 इंटू 10⁻⁻6। ये किसका हो गया? डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक हो गया, ठीक है ना। नेगेटिव स्मॉल है तो डायामैग्नेटिक हो गया। Why are magnetic field line repel expel when diamagnetic material is placed in external uniform magnetic field? जो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डायमैग्नेटिक मेटेरियल को जब रखते हो ना, तो वो क्या है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसका कारण लिखना है आपको। बिकॉज a small opposite magnetization occurs। अब जो भी आप स्पेलिंग वगैरह देख लेना, एक नेगेटिव उस मैग्नेटिक फील्ड के जो आपने लगाया है ना, उसके ऑपोजिट मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो जाता है डायमैग्नेटिक के अंदर, इसलिए वो उसको रिपेल करने लगती है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। राइट एनी पॉइंट ऑफ डिफरेंस, राइट एनी पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन डाया एंड पैरामैग्नेटिक। बहुत सारे पॉइंट्स है। एक ससेप्टिबिलिटी का लिख सकते हो, रिलेटिव परमेबिलिटी का लिख सकते हो, डाया रिपेल्स होता है, ये अट्रैक्ट होता है, ये लिख सकते हो। तो ये सब चीजें, ठीक है ना, कोई खास इसमें नहीं है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गेट मॉडिफाइड। आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर सब्सटेंस रखा है, तो ये मॉडिफाई हो गई ऐसे। फिगर व्हेन स्पेसिमेन ए एंड बी प्लेस्ड, ये ए का है और ये बी का है। आइडेंटिफाई ए एंड बी। ए कौन सा मटेरियल है? ए हो जाएगा डायमैग्नेटिक, और बी क्या हो जाएगा? ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और हाउ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ स्पेसिमेन ए डिफरेंट फ्रॉम बी। ससेप्टिबिलिटी कैसे इनकी? ए के लिए ससेप्टिबिलिटी इज -1 से 0 के बीच में, और बी के लिए ससेप्टिबिलिटी क्या है? ससेप्टिबिलिटी 1 से लेकर यहां तक के लिए, 0 से लेकर स्मॉल पॉजिटिव नंबर तक के लिए, ठीक है। बताया था ना वो टेबल है उसी का। अब उस टेबल के अंदर से ही आएगा सब कुछ, जो क्वेश्चन आना वो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा चांसेस वहीं से हैं। एक वो मैंने आपको डायपोल वाला बताया, वहां से है। अब उसको कैसे भी पूछे आपको पता होना चाहिए। डिफाइन टर्म मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इट इज द मेजर ऑफ हाउ दैट मैग्नेटिक मटेरियल रिस्पॉन्स टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इट इज डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ओके, ये टू मैग्नेटिक मटेरियल ए एंड बी हैव रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर ए की कितनी है? 0.96 है, और बी की कितनी है? ये ए के लिए है, ये बी के लिए है,
500। आइडेंटिफाई करो, तो ये तो हो जाएगा डायमैग्नेटिक क्योंकि लेस देन 1 है, और ये हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक। आसान आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ज्यादा इसमें डरने की जरूरत है नहीं। अब फिर शो डायग्रामेटिकली बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। हाउ डज वन एक्सप्लेन्स डिस्टिंग्विश फीचर, कैसा है इनकी डिफरेंस बताना है। फिर आपको यहां पर इसके जो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो अभी प्लॉट करी थी ना, अभी 2 क्वेश्चन के पहले ही तो करी थी, ये वाली, ये प्लॉट ड्रॉ करके बतानी है आपको, ठीक है ना। बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, आउट ऑफ 2 मैग्नेटिक मटेरियल ए हैज रिलेटिव परमेबिलिटी स्लाइटली ग्रेटर देन यूनिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी की बात कर रही है ये, ग्रेटर देन 1, एंड बी हैज लेस देन यूनिटी, ये ए की बात है। बी के लिए म्यू आर इज लेस देन 1, ठीक है। नेचर ऑफ मेटेरियल ए एंड बी विल बी। अब इसके लिए क्या है, ये पैरा आ गया, ये डाया आ गया, ठीक है ना। अब कई बार क्या होता है, देखो जो पहले पूछा, हम हमेशा हमारे दिमाग में सबसे पहले हमने डाया पढ़ा है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले वो डाया वाला सोच आती है, तो हम पहले वाले को डाया कर देते, सेकंड वाले को पैरा। ऐसा नहीं करना, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, उसके बाद काम करना है। देन विल देयर ससेप्टिबिलिटी बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके लिए ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव और इसके लिए ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव। क्वेश्चन हो गए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा शायद ये। गिव 2 पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। 2 पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विश, पहले आपने जो दिखा थे ना वहां पे 1 पूछा था, यहां पे आपको 2 देना है, दे देना। द रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज 800 म्यू आर। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मेटेरियल एंड स्टेट टू प्रॉपर्टी। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या हो गया, फेरो। इसके 2 प्रॉपर्टी बतानी है कि हाईली मैग्नेटाइज होता है, हाई रिटेंटिविटी, हाई कॉर्सिविटी, ये सब होता है इसके अंदर, ठीक है। हाउ डज डायमैग्नेटिक मटेरियल बिहेव व्हेन इट कूल एट वेरी लो टेम्परेचर। डायमैग्नेटिक अगर बहुत ही ज्यादा ठंडा कर दिया जाएगा, कूल कर दिया जाएगा, तो इसमें नो इफेक्ट। डायमैग्नेटिक को चाहे आप गर्म करो चाहे उसको ठंडा करो, उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला। पहले भी उसमें मैग्नेटाइजेशन नहीं होता, बाद में भी नहीं होगा, ऑपोजिट मैग्नेटाइजेशन हो जाता है उसका, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो रिपेल एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को वो कैंसिल आउट कर देते हैं। फिर है वाई डज परमानेंट पैरामैग्नेटिक सैंपल डिस्प्ले ग्रेटर मैग्नेटाइजेशन व्हेन कूल्ड। लेकिन जो पैरामैग्नेटिक होता है ना, पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं उनमें क्या होता है कि नेट में डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है। नेट में डायपोल मोमेंट होता है, तो जैसे आप इनको कूल करोगे, आप क्यूरीज लॉ पढ़ा हुआ है ना, उनका टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होता है, ठीक है। तो अगर इनको कूल करोगे, ठंडा करोगे, तो मैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा होता जाएगा। उसका सीधा सा सिंपल है कि जो एटॉमिक लेवल पे अगर हम इनकी बात करें, तो इनको टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो एजिटेशन होता है ना वो डिक्रीज होता है, और यहां पर जो आपके पास मैग्नेटिक बिहेवियर देने वाले डोमेन्स है, वो इसको डोमेन्स मतलब यहां पर जो इसका इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है, जो यहां पर पैरामैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो जनरेट हुए ना, तो वो डायपोल मोमेंट रेंडमाइजेशन उनमें कम हो जाता है, उनका रैंडम बिहेवियर कम हो जाता है। इस वजह से रैंडम बिहेवियर डिक्रीजेस, इस वजह से इसमें कूल करने पर हाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है ना। तो व्हाट आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, एक्सप्लेन फेरोमैग्नेटिज्म विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन। देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपको पता है, अभी तक आपने पढ़ लिया होगा क्या है, आपको इस वाली थ्योरी से बताना है, डोमेन्स वाली थ्योरी से, कि यहां पर क्या होते हैं, ये डोमेन्स होते हैं अलग अलग। ये डोमेन्स मैक्रो लेवल पे होते हैं, माइक्रो लेवल पे होने की जरूरत इनको नहीं है, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना भी जरूरी नहीं है।
ओके। और इनके अंदर जो डोमेन्स होते हैं ना, इनके अंदर फिर ये अलग अलग डायरेक्शन के अंदर इनका मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, ऐसे। लेकिन इसके अंदर ज्यादातर जो मैग्नेटिक बिहेवियर है या जो इनका डोमेन्स है, ये एक लाइन के अंदर अलाइन हो जाते हैं जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा होता है। तो ये ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, इस तरीके से। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है ना, उसके अंदर तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्फ़िगरेशन की तरह वहां पर छोटे छोटे मॉलिक्यूलर लेवल पे डायपोल मोमेंट्स बने होते हैं, और वो डायपोल मोमेंट थोड़े से रैंडम होते हैं, तो उनमें मैग्नेटाइजेशन कम होता है। लेकिन जैसे जैसे उनको मैग्नेटाइज किया जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा, तो वो सिंपल सिंगल लाइन में अलाइन होते जाएंगे, लेकिन वो स्मॉल स्केल पर होता है। लेकिन अगर हम फेरोमैग्नेटिक की बात करें तो वहां पर क्लस्टर्स बने होते हैं, जिनको एक क्लस्टर मतलब कुछ ग्रुप बना होता है, कुछ स्पेस बने होते हैं, जिसे होता है ना पूरी स्कूल के अंदर रूम्स बने हुए हैं अलग 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 अलग, वैसे तो कुछ रूम्स बने हुए होते हैं, और इनके अंदर उस पूरे पर्टिकुलर एरिया के जो डायपोल मोमेंट्स हैं वो सारे एक डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, सिंगल डायरेक्शन। जैसे यहां पर जो है इसके सारे के सारे ऐसे अलाइन होंगे, इसके सारे के सारे ऐसे अलाइन, इसके ऑपोजिट अलाइन हो गई। लेकिन जैसे ही इनको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, ये ज्यादातर सेम लाइन में अलाइन हो जाएंगे, कुछ ऑपोजिट बचेंगे थोड़े बहुत, ज्यादातर सेम लाइन में अलाइन हो जाएंगे। और फिर उसके बाद आप इसको कह सकते हो कि ये हाईली मैग्नेटाइज हो सकते हैं ये, तो इसलिए इनको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है, और कुछ भी नहीं है। राइट 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन पैरा फेरा डाया, वो टेबल है उसके हिसाब से करना है। गिव एग्जांपल, एग्जांपल भी देने हैं। ये अगर कर लिया ना क्वेश्चन, तो आपके डाया पैरा फेरा के सारे हो जाएंगे, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल इज 0.9853। ये क्या है? ससेप्टिबिलिटी है, तो पॉजिटिव है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मटेरियल, कौन सा हो गया? पैरा हो जाता है। पैरामैग्नेटिक। ड्रॉ मॉडिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कीपिंग इन द पीस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये अगर आपने पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। ये आपको पता है, अलग अलग जगह आपने इतनी बार देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब है हमारा फाइनल क्वेश्चन, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर ए करंट कैरिंग सोलेनोइड व्हेन ए रॉड मेड अप ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम। एक कॉपर है, दूसरी एल्यूमिनियम है, तीसरी आयरन, आर इंसर्टेड विद इन द सोलेनोइड एज। तो देखो यहां पर सोलेनोइड के अंदर क्या होता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, स्ट्रेट लाइन होती है इस तरीके की, ऐसे लाइंस होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अब आपने सबसे पहले कॉपर रखा, मतलब डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक रखोगे तो एक तो सेंटर वाली तो का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, लेकिन ये बाहर से निकल जाएगी, ये बाहर से निकल जाएगी, ठीक है, ये ऐसे बन जाएगी। ये आपके पास डायमैग्नेटिक कॉपर हो गया। दूसरा एल्यूमिनियम जो कि पैरा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इस तरीके से सेंटर वाली तो एज इट इज, ये थोड़ी सी इसमें अट्रैक्ट हो जाएगी इस तरीके से, इस तरीके से। फिर आपके पास आयरन, और ये क्या है? ये और ज्यादा काम करेगा इसमें, तो ये ऐसे हो जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से, और ये और ज्यादा अट्रैक्ट करने लगेगा इसको, ठीक है ना। ये आपके पास हो जाएगा, सिंपल है और कुछ भी नहीं है। और आपका ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है पूरा खत्म होता है यहां पे। इस चैप्टर का आपका पूरा हो गया, और आपको पता है, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ शेयर करें ये चैनल, क्योंकि मैं यहां पर नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा पूरा शुरुआत से कोर्स चलाने वाला हूं। और थैंक यू वेरी मच, आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे पता है, और आप बहुत ही बढ़िया कमेंट कर रहे हैं। आई फील प्राउड ऑफ यू एंड फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। तो आप यहां पर, मैं कोशिश कर रहा हूं जल्दी से जल्दी आपके सारे चैप्टर लेके आऊं, लेकिन मैं कम से कम भी 6th चैप्टर जो कि EMI है, 7th चैप्टर जो कि अल्टरनेटिंग करंट है,
9 चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ये 4 तो कम से कम लेके आऊंगा और कोशिश करूंगा मैं सारे लेकर आऊं, ठीक है ना। तो स्टे ट्यून, स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव। फिजिक्स से डरना नहीं है बिल्कुल भी, फिजिक्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट ऑन द प्लानेट, ये मान के चलो आप। लेकिन क्या है, हम पढ़ते थोड़ा सा कम है, जितनी जरूरत है उतने हम पढ़ नहीं पाते, हमें थोड़ा सा अदर काम भी तो है ना, डेली काम करना पड़ता है, एंटरटेनमेंट करना पड़ता है, टाइम पास करना पड़ता है, सारी चीजें जरूरी है। कोई बात नहीं, अभी हम यहां पर खत्म करते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। देखो आप ही के लिए मैंने ये शुरू किया है और आप ही के खातिर शुरू किया और आप ही की सपोर्ट के लिए शुरू किया है कि आप ही करोगे तो ये आगे बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। और मैं यहां पर आज का लेक्चर पूरा करता हूं। नेक्स्ट में मिलते हैं हम 6 चैप्टर के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।